नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम है आशीष शर्मा और मेरा यूट्यूब पर चैनल है आशीष शर्मा केमिस्ट्री फॉर जेई मेंस एंड नीट। अब देखिए, ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में तीन पार्ट डिवाइड होते हैं। एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 1/3 क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जितनी वैल्यू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है उतनी वैल्यू फिजिकल की है और उतनी ही वैल्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये खास बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है वो सब आसपास में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो ये अलग मोड में है। इनऑर्गेनिक अलग मोड में है, फिजिकल अलग मोड में है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग मोड में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग मोड में है और थर्मो अलग मोड में है। मतलब इनको हम चाहे जिस सीक्वेंसी में पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत रिलेशन होगा लेकिन ज्यादा रिलेशन नहीं है। लेकिन यही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, आपस में कोरिलेट है। जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और एंड में जाएंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि सारे टॉपिक स्टार्ट से लेकर के एंड तक एक दूसरे से रिलेटेड है, लिंक्ड है, कोरिलेट है या इंटरकनेक्टेड है। मतलब जब ऑर्गेनिक में पहला टॉपिक समझ में आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब ऑर्गेनिक में पहला टॉपिक समझ में आएगा उसके बाद ही दूसरा टॉपिक समझ में आएगा, और जब दूसरा समझ में आएगा तो ही तीसरा टॉपिक समझ में आएगा, और तीसरा आएगा तो आगे से आगे समझ में आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चेन टू चेन लिंक करती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। अगर ये चेन बीच में टूट गई, कड़ी टूट गई, तो आपको ये जो टॉपिक है बीच में ही लैप्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो ऑर्गेनिक की क्या खास बात देखी हमने? कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए, कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए, चैन से चैन जुड़नी चाहिए, बातें छूटनी नहीं चाहिए। और अगर बातें छूट गई तो ऑर्गेनिक कहानी वहीं खत्म हो गई। ऑर्गेनिक आएगी तो पूरी आएगी और नहीं आएगी तो बिल्कुल नहीं आएगी। आएगी तो पूरी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी तो नहीं आएगी। क्या खास बात है? ऑर्गेनिक आएगी तो धड़ल्ले से आएगी, नहीं आएगी तो धड़ल्ले से जाएगी। मतलब ऑर्गेनिक के आप जितना पास जाओगे उतनी ही पास आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाएगी। आप जितना पास जाओगे उतनी ही वो आपके करीब जाएगी, और अगर आप दूर चले गए तो वो भी आपसे दूर चली जाएगी। आप पास जाने की कोशिश करोगे तो वो आपके पास जरूर रहेगी, धोखा नहीं देगी। ऑर्गेनिक के अंदर धोखा देने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को धोखा दे दिया, बीच में कोई टॉपिक लैप्स कर दिया या ठीक से पढ़ा नहीं, क्वेश्चन नहीं निकाले, तो वो भी आपको धोखा दी जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक का बहुत ही प्यारा चैप्टर, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रिएक्शन का एक बेसिक मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, रिएक्शन की डेफिनेशन। तो देखिए, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? तो देखिए, द प्रोसेस इन विच previous bonds are break in reactant
and then new bonds formation takes place to form a product is known as रिएक्शन। तो इसका मतलब किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, पुराने बंध टूटते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ अपने पास में मटेरियल है या सब्सटेंस आया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये तो हुई हमारे पास में रिएक्शन की डेफिनेशन, जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन तो हो गई, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। देखिए, रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म में एक बहुत बड़ा फासला है, अंतर है। वो क्या अंतर है वो आज अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना पॉइंट, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखिए क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन। इट इज स्टेप बाय स्टेप sequenced process of how chemical reaction happens। मतलब रिएक्शन, देखो रिएक्शन में तो क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एक सीधी सी सिंपल सी लाइन लिखते हैं रिएक्शन में तो। लेकिन मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं कि रिएक्शन जो हो रही है वो कितने स्टेप्स में हो रही है, बीच में कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, कौन कौन से ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं, ठीक है, कौन सी स्टेप स्लो हो रही है, कौन सी फास्ट हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन डिफाइन कर रहे हैं, वो सारी बातें हम कहां सीखते हैं, कहां देखते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो यहां पे क्लियर है। एक बार इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं। ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं किसी रिएक्शन को। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पर एक एग्जाम्पल यहां पर मैं लेता हूं और उस रिएक्शन को मैं समझता हूं यहां पे, ये रिएक्शन जो है कैसे होगी। सपोज मैंने लिया यहां पर एथिल क्लोराइड, सॉरी मेथिल क्लोराइड में ले लेता हूं, CH3 बॉन्ड, सॉरी CH3 बॉन्ड Cl
और यहां पर लेता हूं मैं KOH। अगर हम देखें कि यहां प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो देखिए यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, तो देखिए यहां पर मैथिल क्लोराइड है। मैथिल क्लोराइड के बीच में यहां पर जो कार्बन और क्लोरीन है इसके बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो आप बताइए कि कार्बन की EN ज्यादा होती है क्लोरीन की, तो सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या EN या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है क्लोरीन की। तो इस कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये क्लोरीन अट्रैक्ट कर लेगा और क्लोरीन बनाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो क्लोरीन पे आया पार्शियल नेगेटिव, और जो कार्बन है इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव और क्लोरीन पे आएगा पार्शियली नेगेटिव। वहीं अगर एक्वस KOH है तो यहां पर K पर आएगा प्लस चार्ज और O पर आएगा माइनस चार्ज। तो आप जानते हैं कि यहां पर जो पोटेशियम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस पोटेशियम कैटायन की मांग है या डिमांड है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले। तो इस पोटेशियम कैटायन की मांग या डिमांड को पूरी करने के लिए ये जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड इसके पास आएगा और उससे अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद में यह बनाएगा यहां पर KCl। क्या बनाएगा? KCl। वहीं अगर हम बात करें इस मैथिल कैटायन की CH3+ की, तो इसकी भी क्या मांड है, क्या डिमांड है? इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, इलेक्ट्रॉन कमी है इसके पास में, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस कैटायन की मांग या डिमांड पर ये जो OH- है वो इसके पास में ऐसे मूव करेगा और क्या बनेगा? CH3OH, मतलब मैथिल अल्कोहल। अब देखिए जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने 4 बातें देखी होगी यहां पर। एक तो आपने देखा होगा रिएक्टेंट, दूसरा आपने देखा होगा सबस्ट्रेट। ये सारे वर्ड आपके जो है सुने हुए हैं, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें रिएजेंट की, रिएक्टेंट की, सबस्ट्रेट की और रिएजेंट की, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सब तीनों एक ही वर्ड है, एक दूसरे से सिनोनिम्स है, मीनिंग का एक होता है। लेकिन एक्चुअल में देखिए ऐसा नहीं है। यहां पर अगर यहां पे इसको अपन अंतर करें तो देखिए होता क्या है यहां पर देखिए मैथिल क्लोराइड और जो अपना बेस है KOH, इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं लैब में, तो देखिए मैथिल क्लोराइड या जो एल्किल हैलाइड है ये तो होता है ज्यादा क्वांटिटी में, और जो KOH है बेस NaOH या KOH है, इसकी फ्यू ड्रॉप्स डाल जाती है, मतलब ये यहां पर बहुत ही कम क्वांटिटी में कंज्यूम होता है। आए बात समझ में? तो मतलब ये तो ज्यादा अमाउंट में है और ये कम अमाउंट में यहां पर लिया जाता है। तो देखो जो ज्यादा अमाउंट में होगा किसी भी रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है उसको तो हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो यहां पर जो है एक नया वर्ड है सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? जो लो अमाउंट में लिया जाता है, जो लो अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है।
जो सबस्ट्रेट है वो लार्ज अमाउंट में लिया जाता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है ये मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये मोस्ट ऑफ क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मोस्ट ऑफ क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई बात समझ में? क्लियर है? तो सबस्ट्रेट लार्ज अमाउंट में होगा और बेसिकली ये क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हो, बेसिकली जनरली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कभी कभी इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो एक बार इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। फिर देखिए बात आती है अपने पास में नेक्स्ट अपना QH। तो देखिए जो कम अमाउंट में पार्टिसिपेट करता है, जो कम अमाउंट में लिया जाता है रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं रिएजेंट। तो QH हमारा यहां पर है रिएजेंट। आई बात समझ में? तो ये हमारा है रिएजेंट, ये था हमारा सबस्ट्रेट। आई बात समझ में? तो देखो क्या इसकी विशेषता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है सबस्ट्रेट की, कि एक तो लो अमाउंट में होगा। क्या है इसका? इन लो अमाउंट, लो अमाउंट, या इसको बोल सकते हैं माइल्ड अमाउंट। ठीक है। दूसरी बात, सबस्ट्रेट तो था ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये बेसिकली होता है, ये जनरली होता है ये मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये होता है मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आए बात समझ में? अब देखिए यहां पर दो बातें और सीखने की है, कि जो यहां पर जो कार्बन और Cl बॉन्ड है, कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड है, यहां से टूटेगा। तो यहां से जब टूटेगा तो इस बॉन्ड को टूटने को हम बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं यहां पर दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज, या इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो यही समझने का है कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है और कैसे होती है और कितने टाइप्स की होती है। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग, या इसको बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड डिसोसिएशन। तो देखिए हमारा जो बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड डिसोसिएशन है, ये बेसिकली दो टाइप का होता है यहां पर। एक तो होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज, और दूसरा हमारा होता है ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। नेक्स्ट दूसरा है हमारा यहां पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। दूसरा है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब देखिए होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है? तो देखो होमोलाइटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है होमो और दूसरा है लाइटिक। होमो का मतलब होता है बराबर, एक समान,
होलाइटिक का मतलब होता है टूटना, ब्रेकिंग, ठीक है। तो मतलब बॉन्ड एक समान प्रकार से टूटे, वो होता क्या है अभी देखेंगे। लेकिन बॉन्ड जो है बराबर या एक समान तरीके से टूटे तो उसको हम बोलेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज। जबकि हेटेरोलाइटिक की बात करें तो हेटेरो का मतलब होता है विषम, डिफरेंट या अलग अलग, मतलब अलग अलग प्रकार से टूटे, इसको अपन बोलेंगे, मतलब बराबर नहीं टूटे, इक्वली नहीं टूटे, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो सबसे पहले हम इसको एग्जांपल समझते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज को। एक बार इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज। सॉरी, तो सपोज मैं मान लो यहां पर लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर CH3 बॉन्ड, सॉरी CH3 बॉन्ड CH3, ये मान लो मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो इस कंपाउंड पर मैं सनलाइट डालूं या यूवी लाइट डालूं या हाई टेम्परेचर लगाऊं तो यहां पर क्या होगा, आप देख रहे हैं यहां पे बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में। और आप जानते हैं कि बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां पर। अब देखो यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है, दोनों की EN समान है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की या खींचने की जो कैपेसिटी है वो दोनों कार्बन में बराबर होगी क्योंकि सेम एटम है यहां पर। अब देखिए जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर ये तो है नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ले जाएगा और एक के पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहां पर क्या होता है, इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन को तो लेके जाता है ये वाला कार्बन और एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है ये वाला कार्बन, और यहां पर बनाएगा CH3 इलेक्ट्रॉन, CH3, और यहां भी ये इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पर क्या देखा आपने, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन ले गया और एक इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन ले गया। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, यहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग द बॉन्ड डिसोसिएशन इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और यहां पर जो स्पीसीज बन रही है इस स्पीसीज को हम नाम देते हैं या बोलते हैं फ्री रेडिकल, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। आए बात समझ में। अब ऐसे देखो अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, यहां पर एग्जांपल नंबर सेकंड में यहां ले लेता हूं एक बार। तो मान लीजिए मैं लेता हूं क्लोरीन मोलिक्यूल। क्लोरीन मोलिक्यूल कैसा होता है, Cl बॉन्ड Cl, Cl बॉन्ड Cl। तो देखो यहां भी क्या है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है। इस क्लोरीन की जितनी EN होगी उसी इस क्लोरीन की भी उतनी EN होगी, मतलब दोनों जगह क्लोरीन है, बीच में क्लोरीन है, और जितना इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को ये वाला क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। तो देखो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दो में से एक इलेक्ट्रॉन फिर से इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा अंडर द यूवी लाइट या यूवी लाइट फोटोन HNu, और यहां पर बनाएगा क्लोरीन रेडिकल, और यहां क्या बनाएगा, क्लोरीन रेडिकल। तो समझे होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज में दोनों मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड है वो सेम EN वाले कार्बन सेम EN वाले एटम्स के बीच में होता है, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पर, और यहां क्या बनता है, यहां बनता है ये हमारा फ्री रेडिकल है बस में। वही हम बात करें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की, तो देखिए अगर मान लो फॉर एग्जांपल
एक बार इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं। जस्ट ए सेकेंड, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूं। तो हम देखते हैं अब यहां पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो देखिए, अगर मैं मान लो यहां पर लूं CH3 Cl, तो देखिए यहां पर जो कोवलेंट बॉन्ड है, सहसयोजी बंध है, वो कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में बना हुआ है। और आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन की En कम होती है जबकि क्लोरीन की En ज्यादा होती है। तो देखो यहां पर अगर अपन En का ऑर्डर देखें, En का ऑर्डर देखें अगर यहां पे, अगर मैं यहां पर देखूं En का ऑर्डर, En ऑफ कार्बन वो कम है और क्लोरीन की En यहां पर ज्यादा है। तो अब बताइए, जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो कार्बन की ओर होंगे या या फिर क्लोरीन की ओर होंगे? तो बेसिकली हम जानते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है यहां पे, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन मूव कर ले जाएगा? वो मूव कर लेगा यहां पर क्लोरीन। आए बस समझ में? और यहां पर क्या बन जाएगा फिर? यहां पर बन जाएगा अपना, यहां पर फिर बन जाएगा CH3 प्लस, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? क्लोरीन। तो यहां पर CH3 क्या बन जाएगा? कैटाइन। इसको बोलते हैं कैटाइन या कार्बोकैटाइन या फिर कार्बोनियम आयन, ठीक है। और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा फिर? माइनस चार्ज। तो क्लोरीन यहां पे बन गया एनाइन या क्लोराइड, एनाइन ये बन गया। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं लेता हूं यहां पर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं यहां पर ले लूं CH3H बॉन्ड, तो CH3H बॉन्ड यहां पर कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है और यहां कोवेलेंट बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम अच्छे से जानते हैं कि यहां पर जो En का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ En, यहां पर कार्बन की ज्यादा है, कार्बन की En अब ज्यादा है और हाइड्रोजन की En हम जानते हैं कम होती है। हाइड्रोजन की En कम होती है, कार्बन की ज्यादा होती है। कार्बन की En ज्यादा होती है तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन मूव कर ले जाएगा? वो मूव कर ले जाएगा, सारे के सारे दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? इस कार्बन की ओर। और इस कार्बन की ओर जाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? तो यहां पर बन जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जा रहे हैं तो कार्बन बन जाएगा CH3 माइनस चार्ज। तो यहां पर ये बन गया कार्ब एनाइन, या इसको बोलते हैं एनाइन, कार्ब एनाइन। और दूसरा H पर आ जाएगा प्लस, ये इसको बोलेंगे अपन कैटाइन, प्रोटॉन, ठीक है। तो एक बार इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं। ठीक है, दिख रहा है क्लियर बिल्कुल? अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आप देखो एक मेन बात है, यहां पर ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये एरो जो है इसका जो मुंह है वो तो है देखो आधा, हाफ। और यहां पर ये जो एरो दिख रहा है इसका जो मुंह है या हेड है वो क्या है? फुल। तो देखो इसको तो हम बोलते हैं, ये जो एरो है, सॉरी, यहां पर जो एरो है इसको तो अपन बोलते हैं, सॉरी, इसको तो हम बोलते हैं हाफ हेडेड एरो, इसको हम बोलते हैं हाफ हेडेड एरो, इसको हम बोलते हैं हाफ हेडेड एरो।
और यहां पर जो एरो है, इस एरो को आप देख रहे हैं, ये एरो कैसा है, ये एरो यहां पर जो है फुल हेडेड है, मतलब ये जो तीर का निशान है ये फुली हेडेड है, तो उसको अपन बोलते हैं फुली हेडेड एरो, इसको हम बोलते हैं फुली हेडेड एरो। तो देखिए यहां पर हाफ हेडेड एरो क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां चले गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन चले गया, ऐसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे, मतलब इलेक्ट्रॉन का यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब 2 में से आधा एक इधर आधा एक इधर। तो इसीलिए यहां पर एरो कैसे लगाते हैं अपन, यहां पर हम एरो लगाते हैं हाफ हेडेड एरो। तो हम ये भी बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक ब्रेकिंग को हम हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं। वहीं देखो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या देख रहे हैं आप, 2 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड में, दोनों के दोनों जो है ये क्लोरीन ले गया और यहां पर कुछ भी नहीं छोड़ा, तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इस ओर या फिर इस ओर, दोनों किसी एटम में से पूरे के पूरे ट्रांसफर हो जाएंगे यहां पर। तो इसलिए यहां पे क्या लगाते हैं अपन, फुली हेडेड एरो, और हम बोल सकते हैं कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज को हम फुली हेडेड एरो से शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए यहां पर हम अगले टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट है अपना तो यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, 2 टाइप के क्लीवेज देखे आपने। अब देखो क्वेश्चन ये आता है या फिर ये बात आती है कि कौन से कंपाउंड में होमोलाइटिक होगा या कौन से कंपाउंड में हेटेरोलाइटिक होगा, या होमोलाइटिक किन कंडीशंस में होगा या हेटेरोलाइटिक किन कंडीशंस में होगा, या फिर ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी बॉन्ड को अगर हमें होमोलाइटिक क्लीव करवाना है, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना है, तो हम क्या कंडीशंस अप्लाई करें, या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करवाना है बॉन्ड में तो क्या कंडीशंस हम अप्लाई करें। तो देखो अब है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है फेवरेबल कंडीशंस, इसका नाम है नेक्स्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर होमो एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो ये अगर हम ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फेवरेबल कंडीशंस फॉर होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो देखिए यहां पर सबसे पहले अपन देखेंगे यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस है। और यहां हम देखेंगे कि जो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है हमारा जो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज उसके लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस है, या कौन सी कंडीशंस के अंडर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा या कौन सी कंडीशंस के अंदर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो देखिए एक बार हम देखते हैं, बैठ जाते हैं अपन। देखिए पहली कंडीशन तो आप लोगों को यही दिख रही है, होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज में एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, और क्या बन रहे हैं, रेडिकल्स। ये तभी पॉसिबल है जब कोवेलेंट बॉन्ड 2 सेम एटम के बीच में हो, यानी सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो या लमसम सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो। जबकि यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डिफरेंट एटम के बीच में है, या फिर डिफरेंट ईएन वाले एटम के बीच में है, या इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है या अंतर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन यहां पे क्लियर हो रही है। यहां के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, पहली फेवरेबल कंडीशन होगी कि ईएन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या En मस्ट बी सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी सेम इन बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड, इन बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहली शर्त है या पहली कंडीशन है फेवरेबल कंडीशन। जबकि देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मस्ट बी डिफरेंट, यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, क्लियर है। एक बार इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं, चलो रहने दीजिए। अब देखो नेक्स्ट होमोलैटिक क्लीवेज के लिए जो दूसरी फेवरेबल कंडीशन है उसकी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर एक बार मैं आपको पिछली स्लाइड दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए आपने क्या देखा है कि होमोलैटिक क्लीवेज जो है वो यूवी लाइट या यूवी लाइट फोटोन के अंडर में हो रहा है या हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो यूवी लाइट है या सनलाइट है या लाइट का जो फोटोन है वो होमोलैटिक क्लीवेज को इंड्यूस करता है या प्रेरित करता है। तो यहां पर देखिए क्या कंडीशन होगी, यहां पर होना चाहिए दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। और बेसिकली यूवी लाइट जो है हमें तो इंस्ट्रूमेंटली मिल जाती है या फिर किससे मिलती है, या फिर ये मिलती है सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एस न्यू लाइट फोटोन। या अगर मान लीजिए यूवी लाइट या सनलाइट नहीं है हमारे पास में, तो इसके एवज में या इसके सब्स्टिट्यूट में हम हाई टेम्परेचर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो काम यूवी लाइट करती है या सनलाइट करती है वही काम हाई टेम्परेचर भी कर सकता है। तो यहां पर यूवी लाइट या फिर हाई टेम्परेचर हमें अप्लाई करने पड़ेगा फॉर द होमोलाइटिक क्लीवेज। जबकि देखो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर देखो न तो होमोलाइटिक क्लीवेज में न तो यूवी लाइट होना चाहिए, ना सनलाइट होना चाहिए और ना ही हाई टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब यहां पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड विदाउट presence of UV लाइट। यूवी लाइट यहां पर नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर यहां पर नॉर्मल होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। फिर देखो होमोलैटिक क्लीवेज की हम तीसरी कंडीशन देखते हैं एक बार। तो देखो एक बार आप फिर से पिछली स्लाइड में जाओ, पिछली स्लाइड में जाते हैं। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं होमोलैटिक क्लीवेज में, जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं वो बन रहे हैं रेडिकल। जबकि यहां पर क्या बन रहे हैं, यहां पर बन रहे हैं हेटेरोलाइटिक में कैटाइन और एनाइन। यहां बन रहे रेडिकल, यहां बन रहे कैटाइन एनाइन। होमोलैटिक में बन रहे रेडिकल, हेटेरोलाइटिक में बन रहे कैटाइन और एनाइन। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यहां पर देखो कोई भी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को होने के लिए या प्रोसीड होने के लिए एक मीडियम की नीड होती है। बिना किसी मीडियम के कोई भी रिएक्शन हो ही नहीं सकती। अब देखिए बेसिकली यहां पर मीडियम दो टाइप का होता है, एक तो पोलर मीडियम और दूसरा नॉन पोलर मीडियम। पोलर का मतलब होता है कि उसमें पोल्स होते हैं, प्लस माइनस पोल्स होते हैं यहाँ पे, या एक पोलरिटी होती है। जबकि नॉन पोलर में प्लस माइनस पोल नहीं होते। पोलर मीडियम में जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जबकि नॉन पोलर मीडियम में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो डीपी है डाइपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू होती है जीरो। तो देखो क्वेश्चन ये उठता है कि होमोलाइटिक क्लीवेज नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा या पोलर मीडियम में होगा, बताइए। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर कैटाइन और एनाइन नहीं बन रहे हैं, यहां पर क्या बन रहे हैं, न्यूट्रल स्पीसीज।
और सीधी सी बात है, एक कहावत सुनी होगी आपने कि संगत का असर पड़ता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आसपास के एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। जैसा आसपास का मीडियम है, एनवायरनमेंट है, वो हमें भी वैसा ही बनाने की कोशिश करता है। तो देखिए, हमें यहाँ पे कैटायन एनायन नहीं बनाने और यहाँ पर कैटायन एनायन नहीं बनाने, तो यहाँ पर भूलकर भी हमें पोलर मीडियम नहीं लेना है। यहाँ पर हमें लेना है नॉन पोलर मीडियम, क्योंकि नॉन पोलर, यहाँ पे पोलरिटी नहीं है, नॉन पोलर है, तो मीडियम भी या सॉल्वेंट भी कैसा होगा, नॉन पोलर मीडियम या नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो तीसरी कंडीशन यहां पर क्या है, यहां पर तीसरी कंडीशन है मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर मीडियम, या इसको बोल सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है? अब देखिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं अपन। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए यहां पर बेसिकली CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर दूसरा अपना बेंजीन, ईथर और पेट्रोल, जो हाइड्रोकार्बन से बनता है पेट्रोल। तो ये सारे के सारे सॉल्वेंट कैसे होते हैं या मीडियम कैसे होते हैं, नॉन पोलर मीडियम। इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इनका डीपी होता है 0, डीपी इज इक्वल टू 0। आया समझ में, इनका डीपी 0 होता है। जबकि देखो, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की बात करें तो पिछली स्लाइड में देखते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में आप क्या देख रहे हैं, यहां पर कैटाइन और एनाइंस बन रहे हैं, मतलब यहां पर पोल्स बन रहे हैं। और पोल्स को बनाने के लिए मीडियम या सोलवेंट भी कैसा डालना पड़ेगा हमें, पोलर सोलवेंट या पोलर मीडियम, क्योंकि मैंने बताया था संगत का असर पड़ता है, पास के एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, आसपास के लोगों का असर पड़ता है। आसपास के लोग जैसे होंगे, एनवायरनमेंट जैसा होगा या संगत जैसी होगी, वैसा ही यहां पर इंड्यूस होगा। तो देखो यहां पर क्या बन रहे हैं, पोल्स, यहां पर क्या बन रहे हैं, कैटाइन एनायन। तो यहां पर मीडियम भी कौन सा लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा पोलर मीडियम। तो यहां पर मीडियम कौन सा होगा, यहां पर होगा इन प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम। तो देखो, पोलर मीडियम का एग्जांपल्स क्या है, पोलर मीडियम के एग्जांपल्स है, एक तो H2O सबसे अच्छा पोलर मीडियम है। दूसरा अगर हम बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन या एल्कलाई सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, ये सब क्या होते हैं, पोलर मीडियम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इज नॉट 0, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट का मान होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। और जिसमें भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है उसमें कुछ ना कुछ पोलरिटी होती है। क्लियर इतना? एक बार इसको मिनिमाइज कर लेते हैं अपन। ठीक है,
थोड़ा हैंग हो रहा है सिस्टम, उसके लिए सॉरी। अब देखिए चौथी फेवरेबल कंडीशन की अपन बात करें तो यहां पर जो चौथी फेवरेबल कंडीशन होगी वो यहां पर है कि बेसिकली होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक रिएक्शन जो है जिसमें रेडिकल्स बनते हैं उसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स करवाते हैं। ये कौन सी ये किसके प्रेजेंस में होगी? इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड क्या होता है? इसके अंदर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, उसे हम बोलते हैं पेरोक्साइड। तो देखो जो पर ईथर है पेरोक्साइड है, इस पर जब यूवी लाइट पड़ेगी, यूवी लाइट या H2 इसमें पड़ेगा तो यहां पर क्या होगा? देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन पे जाएगा ड्यूरिंग द बॉन्ड डिसोसिएशन, एक ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन पे सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाएगा और यहां पर बनेगा RO फ्री रेडिकल और यहां भी क्या बनेगा? RO फ्री रेडिकल। तो देखिए स्टार्टिंग में रिएक्शन की स्टार्टिंग में जब रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे उसकी स्टार्टिंग में सबसे पहले ये पेरोक्साइड रेडिकल्स में टूटता है और यही जो रेडिकल्स है वो उन रिएक्टेंट को होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए इंड्यूस करते हैं। तो देखो ये क्या है? दैट रेडिकल्स induce formation of new radicals। आई बात समझ में? अब बात करते हैं अपन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में फेवरेबल कंडीशन की चौथी। तो देखिए हमें रेडिकल्स नहीं बनाने, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज में रेडिकल्स नहीं बनाने और होमोलाइटिक क्लीवेज में रेडिकल्स नहीं बनाने तो हमें क्या करना है? यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं लेनी। तो ये देखो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जो है विदाउट, है ना, यहां पर क्या होगा? विदाउट प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, विदाउट प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो क्लियर है अपना? एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं यहां पर 1 to 1। तो सबसे पहले हमने बात की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड टूटेंगे और न्यू बॉन्ड्स बनेंगे और जो न्यू बॉन्ड्स बनने के बाद में जो सब्सटेंस या मैटर मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। आए बात समझ में? रिएक्शन हमें सिर्फ इतना बताती है कि ये रिएक्टेंट है और बनने वाला प्रोडक्ट ये है। एक सिंगल लाइन में एक रिएक्शन होती है अपनी। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म इससे एडवांस है। रिएक्शन मैकेनिज्म हमें उस रिएक्शन की सारी स्टेप्स बताती है कि कितने स्टेप से गुजरते हुए हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, कौन सी स्लो स्टेप है, कौन सी फास्ट स्टेप है, बीच में कौन सा इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट स्टेबल है, मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है। ठीक है, वो सारी की सारी बातें कौन बताता है हमें? वो हमें बताता है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो फिर हमने बोला था कि यहां पर रिएक्टेंट जो है दो टाइप का होता है। यहां पर ये सबस्ट्रेट है और यहां पर ये रिएजेंट है। इन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो दैट आर बोथ आर रिएक्टेंट। आई बात समझ में? ये दोनों क्या है? ये दोनों है यहां पर रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट लार्ज अमाउंट में होता है और बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? लार्ज अमाउंट में, और बेसिकली ये क्या होता है? बेसिकली होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट लो या स्मॉल अमाउंट में लेंगे या माइल्ड अमाउंट में लेंगे, बहुत कम मात्रा में लेते हैं यहाँ पर। और बेसिकली क्या होता है? मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और सबस्ट्रेट और रिएजेंट इन दोनों को ही मिला के हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं रिएक्टेंट। आई बात समझ में? फिर देखो यहां पर क्या बना था? प्रोडक्ट बने थे यहां पर मेथिल अल्कोहल और KCl
एज ए प्रोडक्ट बनाए। तो देखिए बेसिकली KCl जो है वो यहाँ पर इंडस्ट्री से अपन नहीं बनाते, इंडस्ट्रियली इसका जो अपन सिंथेसिस नहीं करते, बेसिकली ओशियन में पड़ा है, ठीक है। दूसरा, इसको यहाँ से निकालना और यूज करना काफी कॉस्टली होता है, तो ये होता है साइड प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं साइड प्रोडक्ट, जो हमारे किसी काम का नहीं है, बनने के बाद में इसको हम फेंक देंगे, साइड प्रोडक्ट, ठीक है। और यहां पर ये जो बन रहा है CH3OH, इसका यूज होता है, तो इसे हम बोलते हैं मेन प्रोडक्ट। तो ये हमारा है मेन प्रोडक्ट, इसका हम इंडस्ट्रियल यूज करते हैं अदर केमिकल्स को सिंथेसाइज करने के लिए या फिर इसी को यूज लेने के लिए, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट हमारा क्या था यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा था यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड क्लीवेज के प्रकार। तो देखो दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज है, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में क्या होता है, होमोलाइटिक में ड्यूरिंग द बॉन्ड डिसोसिएशन, ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बनते हैं यहाँ पर रेडिकल्स। यहाँ पर HNO या यूवी लाइट या सनलाइट या हाई टेम्परेचर के अंडर में ये होमोलाइटिक क्लीवेज प्रोसीड होता है। जबकि हेट्रोलाइटिक में क्या था, हेट्रोलाइटिक में बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक की ओर पूरे मूव हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक तो बनेगा कैटाइन और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे मूव हो रहे हैं वो बनाएगा अपना एनाइन। तो यहाँ पर कैटाइन बनते हैं, यहाँ पर एनाइन बनते हैं। जिसकी EN कम होती है वो कैटाइन बनाता है, जिसकी EN ज्यादा होती है वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर मूव करवा लेता है और बनाता है एनाइन। दूसरी बात, होमोलाइटिक क्लीवेज को हम हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आधे इधर जा रहे हैं आधे इधर जा रहे हैं, दो है, दो का आधा एक इधर जा रहा है और दो का आधा एक इधर जा रहा है, इसलिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ हेडेड एरो, ठीक है। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को हम फुली हेडेड एरो से शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक और ही पूरे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और एक और कैटाइन बन जाएगा, एक और एनाइन। तो दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट बाय फुली हेडेड एरो। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने देखा था कि होमोलाइटिक क्लीवेज है, दूसरा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है। कौन सी कंडीशंस होमोलाइटिक क्लीवेज करवाती है और कौन सी कंडीशंस हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाती है। तो देखो यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए पहले बताया था कि दोनों एटम्स की या बॉन्ड जो टूट रहा है, बॉन्ड जो टूट रहा है और जिसके बीच में बना हुआ है, उन दोनों एटम्स की EN लगभग बराबर या बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डिफरेंट, और डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के लिए फेवरेबल होगा। फिर दूसरा हमने बात की थी कि जो होमोलाइटिक क्लीवेज है होमोलाइटिक क्लीवेज है वो यूवी लाइट, सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर से इंड्यूस होता है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज करवाने के लिए यूवी लाइट या फिर सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर हम यहाँ लगाएंगे तो होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के लिए नॉर्मल टेम्परेचर, ना तो हाई टेम्परेचर चाहिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर, ना ही इसको यूवी लाइट या सनलाइट चाहिए, तो यहाँ पर विदाउट प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या सनलाइट। फिर तीसरी बात ये थे कि यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज में रेडिकल्स बन रहे हैं, चार्ज पार्टिकल नहीं बन रहे हैं, कैटाइन एनाइन नहीं बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर इंटरमीडिएट बनाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या देखा था हमने, यहाँ पर कैटाइन एनाइन बन रहे हैं हेट्रोलाइटिक में, तो हेट्रोलाइटिक में कैटाइन एनाइन बन रहे हैं, तो एनवायरमेंट या सॉल्वेंट या मीडियम कैसा ना पड़ेगा हमको, बोलना पड़ेगा हमें पोलर मीडियम, जस्ट लाइक H2O वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर तीसरी बात की थी कि होमोलाइटिक क्लीवेज पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में होता है। पेरोक्साइड यहाँ पे लेंगे तो पेरोक्साइड खुद क्या बनाएंगे, इनिशियली बनाएंगे ये खुद रेडिकल्स बनाएंगे और फर्दर रिएक्टेंट में होमोलाइटिक क्लीवेज को इंड्यूस करके और न्यू रेडिकल्स का फॉर्मेशन इंड्यूस कर देंगे, ठीक है। जबकि देखो यहाँ पर क्या है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में रेडिकल्स नहीं बनाना, हमें कैटाइन एनाइन बनाना है, तो यहाँ पर हम पेरोक्साइड्स नहीं लेते हैं। तो आज के लिए इतना काफी, बाकी अगली क्लास में हम रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिएजेंट्स क्या होता है एक बार आपको बताते हैं थोड़ा बहुत रिएजेंट्स के बारे में। देखिए यहाँ पर जो रिएजेंट्स है वो रिएजेंट इस सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, रिएजेंट अटैक ऑन सबस्ट्रेट एंड फॉर्म प्रोडक्ट। तो रिएजेंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारा जो रिएजेंट है
वो है अटैकिंग स्पीसीज। ये है अटैकिंग स्पीसीज, या इसको हम बोलते हैं अटैकर। तो रिएजेंट को हम अटैकिंग स्पीसीज या फिर अटैकर भी बोलते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल दो टाइप्स के होते हैं, कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, ठीक है, उनको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी। स्टार्टिंग में कहती है मैंने बात कि ऑर्गेनिक को आप जितना पास रखोगे उतनी पास आपकी आएगी, वरना धोखा दे के चल जाएगी। और जितना आप दूर जाओगे उतनी दूर आपसे आएगी, फिर चाहे आप कितना भी पास आओ वो आपके आसपास नहीं आएगी, फटके भी नहीं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को क्लियर करने के लिए टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते चलिए। बहुत आसान है, अदरवाइज बहुत टफ है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट क्लास में रिएजेंट पढ़ेंगे। धन्यवाद।